अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाऊंगी सीरियल किलर स्टोरी का सेकंड एंड लास्ट एपिसोड। अगर आपने इस स्टोरी का पहला एपिसोड नहीं सुना है तो पहले वो सुन लीजिए, नहीं तो स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये सुनते ही रोज़ा के होश उड़ गए। वो ट्रक की तरफ दौड़ी। तब तक वो ट्रक अंधेरे में गायब हो चुका था। ठीक उसी वक्त अंधेरे कोने में खड़ी काले रंग की कार में बैठा ऑफिसर फेरी हैरत से उस लड़की को सड़क पर दौड़ता हुआ देख रहा था। लाशें मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ हो गया। पब्लिक का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार FBI को भी मैदान में कूदना ही पड़ा। अब किंग काउंटी पुलिस हेडक्वार्टर में FBI के लोगों की आवाज़ें गूंजने लगीं, जो कातिल का पीछा करने के लिए खासे पुरजोश नज़र आते थे। वो पब्लिक से ये वादा कर चुके थे कि कातिल जल्द पुलिस की हिरासत में होगा। इस वजह से खासी गहमा गहमी रही। कई लोगों के बयान लिए गए, पेशेवर औरतों से भी बात की गई, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। कुछ दिन बाद अखबारों में ये हेडलाइन थी, FBI भी नाकाम रही। फिर एक सुबह ये सनसनीखेज खबर अखबार की हेडलाइन बनी कि जो जैक्स नामी टैक्सी ड्राइवर ने, जिस पर ग्रीन रिवर किलर होने का शक जाहिर किया गया था, खुदकुशी कर ली है। जाए वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस का एक हैरत से सामना हुआ। उसके अंधेरे कमरे की एक दीवार ग्रीन रिवर किलर के बारे में छपने वाली खबरों की कटिंग से भरी हुई थी और उसके घर में कई पेशेवर औरतों की तस्वीरें मिली थीं। ये खबर पब्लिक में फैल गई और अपॉइंट किए हुए नुमाइंदों यानी प्रतिनिधि की तरफ से ये बयान सामने आया कि ग्रीन रिवर किलर का किस्सा ख़त्म हो गया है। पुलिस के ज़्यादातर अफसर भी यही मान रहे थे, लेकिन डेविड का मामला अलग था। उसे यकीन था कि शातिर कातिल अभी भी सड़कों पर मासूम लड़कियों का शिकार कर रहा है। डेविड अपने साथियों के रवैये की वजह से उकताहट का शिकार था। ज़्यादातर पुलिस वाले ये यकीन कर रहे थे कि जो जैक्स ही कातिल था, जिसने पुलिस से बचने के लिए खुदकुशी कर ली, लेकिन डेविड का ख्याल अलग था, जो जल्द ही सही साबित हुआ। मार्च की एक खामोश सुबह पुलिस को नदी के किनारे एक बड़ी उम्र की औरत की लाश मिली। ये खबर जंगल में आग की तरह शहर में फैल गई। डेविड अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। जो ही मेडिकल वालों ने लाश उठाई, डेविड ठिठक गया। उसकी नज़रें उस जगह पर टिकी थीं जहां कुछ देर पहले लाश पड़ी हुई थी। उसे एक मुड़ा तुड़ा कागज़ का टुकड़ा नज़र आ गया था, जिसे खोलते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये सिनेमा का टिकट है, कागज़ मेसन की आंखों के सामने लहराते हुए उसने कहा, और इसमें जो जैक्सन की खुदकुशी से ठीक 4 दिन बाद की डेट है। यानी, उसने गहरा सांस लिया, यानी कम अज़ कम इसे जो ने कत्ल नहीं किया, और मुझे यकीन है कि वो ग्रीन रिवर किलर नहीं था। तो कमर कस लेते हैं, मेसन ने कहा। रोज़ा की डायरी से एक पेज। 1 अप्रैल 1987। एनी को गायब हुए 1 महीना गुजर गया है और अब मुझे पूरी तरह से ये एहसास सताने लगा है कि मेरी प्यारी दोस्त किसी हादसे का शिकार हो गई है। सच तो ये है कि मैं इस मामले में ख़ुद को जिम्मेदार ठहराती हूँ। आज शाम मैं फिर स्ट्रिप क्लब गई, इस उम्मीद पर कि शायद वो ज़िंदा हो और लौट आई हो। ठीक उसी वक्त जब मैं एक लड़की से एनी के बारे में पूछ रही थी, मुझे सायरन सुनाई दिया। एक पुलिस कार वहाँ आकर रुकी, जिसमें से एक पुलिस वाला बरामद हुआ। उसकी छोटी छोटी आंखों में बहुत काट थी। एक लड़की आगे बढ़ी और कार में बैठ गई। कुछ सेकंड बाद कार सायरन बजाते हुए सड़क पर फर्राटे भर रही थी। मुझे पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए। उस आदमी को देखकर मुझे ख्याल आया, कल मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और डिटेक्टिव मेसन और डेविड को गुमशुदगी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वही इस केस पर
सीरियस होकर काम कर रहे हैं। बाकी पुलिस वालों के रवैये से तो यूं लगता है जैसे ग्रीन रिवर किलर सच्चाई नहीं फसाना है। उसी रात जब रोज़ा पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बना रही थी, डेविड और उसकी वाइफ जूलिया के बीच तकरार हुई, जिसका एंड उदासी और तन्हाई पर हुआ। और उसी रात एक दरिंदे ने अपने बाजुओं की पूरी ताकत खर्च करते हुए एक लड़की का गला घोंट दिया। दूसरी सुबह रोज़ा अपनी दोस्त एनी की तस्वीर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। डेविड से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उसने ड्यूटी पर मौजूद दूसरे पुलिस वाले को अपनी सारी बात बताई और उसे ठोस कदम उठाने का तकाजा किया। ऑफिसर ने बेजारी से उसका कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल नोट कर ली। डेविड के हाथ फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा था और कातिल सड़कों पर आज़ाद घूम रहा था। इस वक्त तक कत्ल होने वाली लड़कियों की तादाद यानी गिनती 40 हो गई थी, जबकि 17 के करीब लापता थीं। इस बात का बहुत ही भारी अंदेशा था कि उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है। वो रात भर दफ्तर में बैठा रहता। इस चीज़ ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया था। उसके और जूलिया के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। मेसन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डेविड पर तो जैसे एक भूत सवार था। दूसरी सुबह वो और मेसन शेरिफ के सामने बैठे थे। ये बकवास है। हम जानते हैं कि जो जैक्सन ही सीरियल किलर था, वो मर चुका है। अब इस केस का पीछा छोड़ दो। नहीं शेरिफ, वो आदमी अभी सड़कों पर आज़ाद घूम रहा है, लड़कियों को अपने पागलपन का निशाना बना रहा है। वो रुकने वाला नहीं, डेविड ने कहा। तुम क्या चाहते हो? शेरिफ ने गुस्सा होते हुए सवाल किया। जो जैक्स के अलावा हमने पास्ट में कैरी और जैब नामी 2 लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया था। मैं चाहता हूं कि उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं और उनके घर की तलाशी की इजाज़त दी जाए। ये मासूम लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है शेरिफ, उसने बॉस की आंखों में झांकते हुए कहा। ठीक है, जाओ उन्हें गिरफ्तार कर लो, तलाशी लो उनके घर की, लेकिन अब पूरी तरह से तुम जिम्मेदार हो। कुछ घंटों बाद कैरी रिचवे और जैब को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर डीएनए टेस्ट किया गया। वो पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रोसीजर से भी गुजरे। हाँ, इस बार दोनों ही ने कबूल किया कि वो कत्ल होने वाली कुछ लड़कियों को जानते हैं और उनके साथ रात गुजार चुके हैं, लेकिन उनके कत्ल होने के बारे में दोनों ही अनजान होने का इजहार कर रहे थे। 3 दिन तक चली ये इन्वेस्टिगेशन बिना किसी नतीजे के साबित हुई। इस नाकामी से डेविड टूट गया। अगले दिन टीवी चैनल से सियाटल के शहरियों के नाम एक अपील जारी हुई, जिसमें डेविड जॉर्ज ने पब्लिक से ये रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास ग्रीन रिवर किलर के बारे में मालूमात है, जानकारी है, तो सामने आएं और पुलिस की मदद करें। उसी रात जूलिया को एक फ़ोन कॉल मिली, लेकिन फ़ोन करने वाले ने बात किए बगैर लाइन कट कर दी। जूलिया ने यह बात डेविड को नहीं बताई कि कहीं वो फिर पुलिस वालों को घर के बाहर तैनात न कर दे। रोज़ा ने अपने तौर पर एनी की तलाश जारी रखी। इस दौरान उसका कई पेशेवर औरतों से ताल्लुक़ रखने वाले अजीब गरीब इंसानों से सामना हुआ, जिनमें से कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई शराबी, कोई बिजनेसमैन। सभी ने रोज़ा को अपने साथ चलने का कहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो अपने किसी दोस्त की तलाश कर रही है, तो वो कंधे उचकाकर चलते बने। अगली सुबह रोज़ा की नज़रों से डेविड की अपील गुजरी। उसने डेविड को फ़ोन करने का फ़ैसला किया। मुझे शक है कि वो उस पागल सीरियल किलर का निशाना बन गई है। ये कहते हुए वो हिचकियाँ लेने लगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे तलाश कर लूँगा, डेविड ने उसे दिलासा देते हुए कहा, लेकिन उसे अपना लहजा खोखला महसूस हुआ। वो पिछले कुछ बरसों से दर्जनों पेरेंट्स से ये वादा कर चुका था कि वो उनकी बेटियों के कातिल को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन वो कामयाबी से कोसों दूर था। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, रोज़ा ने सांस सही करते हुए कहा। कहो, डेविड संभल कर बैठ गया। एनी को तलाश करते हुए
मेरा एक इंतहाई मशकूक यानी बहुत ज़्यादा संदिग्ध आदमी से भी सामना हुआ। वो मजबूत जिस्म का मालिक था, उसके बाल लंबे थे और सबसे अजीब बात ये कि वो पुलिस की वर्दी में था। उसने ठहर ठहर कर कहा, अच्छा। डेविड चौकन्ना हो गया। जरा उसका हुलिया डिटेल से बताओ। अब वो नोटबुक पर झुका हुआ था। उसे अच्छी तरह याद था कि टेड ने ग्रीन रिवर किलर की पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े होने का शक जाहिर किया था। उस वक्त तक टेड को सजाए मौत हो चुकी थी और वो इलेक्ट्रिक चेयर पर दम तोड़ चुका था। डेविड की डायरी से एक पेज, 14 मार्च 1989। ये नहीं कहा जा सकता कि सियाटल के शहरियों से मेरी अपील पूरी तरह से नाकाम गई। सच तो ये है कि इसका रिएक्शन खासा हौसला अफजा रहा। पुलिस को कई पेशेवर औरतों के फ़ोन आए, जिनमें से कुछ तो बेकार थे, लेकिन कुछ ने एक अजीब बात बताई। जब आज शाम जूनियर ऑफिसर फेरी ने मुझे इस बारे में बताया तो मैं चौंक उठा। दरअसल कई पेशेवर लड़कियों ने एक ऐसे आदमी के बारे में पुलिस को बताया जिसने वैसे तो उन्हें परेशान नहीं किया, न ही उन्हें मारा पीटा, लेकिन वो उनकी वीडियो फिल्म बनाया करता था। मुझे लगा मैं कातिल तक पहुंच गया हूं। ये खुशी का लम्हा था, लेकिन मैं रात भर सो नहीं सका। असल में मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था। मैं सिर्फ उसी वक्त सुकून से सो सकता था जब वो दरिंदा सलाखों के पीछे होता। 15 मार्च 1989 को हथियारों से लैस पुलिस टीम ने एवरेट हॉलवे के घर छापा मारा। वैसे तो वो उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रहे, लेकिन उसके घर से मिलने वाली चीज़ों ने पुलिस को यकीन दिला दिया कि हॉलवे ही कातिल है। उसके कमरे की एक दीवार उन सारी खबरों की कटिंग से सजी थी जिनका ताल्लुक ग्रीन रिवर किलर से था। वहाँ ऐसी कई लड़कियों की फ़ोटोज़ मौजूद थीं जो कत्ल हो चुकी थीं। हॉलवे कुछ अरसा फौज में रहा था। उसने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया था, यानी वो मजबूत जिस्म और दिमाग का मालिक था। सबसे अहम चीज़ वो वीडियोस थीं जो अलमारी के खुफिया खाने में छिपाई गई थीं। डेविड वो वीडियोस घर उठा लाया, जिन्हें देखकर उसका खून खौल उठा। उन वीडियोस में वो पागल आदमी रात गुजारने से पहले कैमरा थामे लड़कियों से तरह तरह के सवालात करता नजर आया। उनमें हर उम्र हर रंग की लड़कियां थीं। कुछ परेशान नजर आ रही थीं, जबकि कुछ दिलचस्पी ले रही थीं। इन वीडियोस में हॉलवे की दरिंदगी साफ दिख रही थी। गुस्से में डेविड ने रिमोट कंट्रोल टीवी पर दे मारा। दूसरी सुबह हर अखबार, हर टीवी चैनल हॉलवे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी तलाश में अब तक कोई कामयाबी नहीं हुई थी। पुलिस ने टीम बढ़ा दी, शहर को सील कर दिया। उन्हें हर सूरत में इस आदमी को ढूंढ निकालना था। और तब डेविड को, जो उस दिन घर पर ही था, फेरी की कॉल आई। हॉलवे पुलिस स्टेशन में है और आपसे मिलना चाहता है सर। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन में था, जहां उसके सामने छोटी छोटी आंखों वाला हॉलवे बैठा था। हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, डेविड ने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा। तुम गलत तरफ जा रहे हो। मैंने उन लड़कियों का कत्ल नहीं किया। उसके चेहरे पर बहुत इत्मीनान था। हमारे पास सबूत है, डेविड चिल्लाया। क्या सबूत है? जरा मैं भी तो सुनूं। चेहरे पर मजाहिया मुस्कुराहट थी। उन सारी लड़कियों के वीडियोस जिन्हें तुमने कत्ल किया है। बकवास। मैं ग्रीन रिवर किलर के हाथों कत्ल होने वाली एक एक लड़की का नाम जानता हूँ। मेरे घर से जो वीडियोस बरामद हुई हैं, उनमें कोई ऐसी लड़की नहीं जो उस सीरियल किलर का निशाना बनी हो। ये बहाना नहीं चलेगा। हम साबित कर देंगे कि तुम ही कातिल हो, डेविड ने कहा। अच्छा। वो ठिठाई से मुस्कुरा रहा था। जो वीडियोस तुम्हें मिली हैं, वो मैंने ज़बरदस्ती नहीं बनाई। उन लड़कियों की मर्जी उसमें शामिल थी। मैंने उन्हें पैसे दिए। मैंने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, न ही उन्हें परेशान किया। और याद रखो, उन वीडियोस में मौजूद हर लड़की जिंदा है। एक बात समझ लो हॉलवे, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। अब तुम कहीं नहीं जाने वाले, डेविड ने अपनी कोहनियाँ मेज पर टिकाते हुए कहा। तुम सबूत ढूंढने में नाकाम रहोगे दोस्त, उसने दांत निकालते हुए कहा। बदकिस्मती डेविड के पीछे थी। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद हॉलवे कुछ दिन में रिहा हो गया। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में पुलिस नाकाम रही। जितनी भी लड़कियों की उसने वीडियोस बनाई थीं, वो सारी जिंदा थीं। धीरे धीरे डेविड अकेला हो रहा था।
पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में दिलचस्पी खो बैठा था। सबका यही ख्याल था कि कातिल कभी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा, इसलिए ग्रीन रिवर किलर का पीछा करने वाली स्पेशल टीम जो कभी 50 लोगों की हुआ करती थी, वो घटते घटते 2 लोगों तक सीमित हो गई, यानी डेविड और मेसन। मेसन की डायरी का एक पेज 16 नवंबर 1989। अंधेरे में डूबी सुनसान सड़क पर मेरे पैरों की चाप एक ऐसी डरावनी सूरत हाल पैदा कर रही थी जो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। हाँ, रात का वक्त था, मौसम सर्द था, लेकिन इतना सन्नाटा। क्या सियाटल बदल गया है? मैंने खुद से सवाल किया, और ठीक तब एक बेहद अंधेरे कोने में से एक साया मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं चौंक गई। मैंने उस आदमी को देखा। वो बड़े बुरे हालत में था और लंगड़ा रहा था। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उसने सख्त आवाज़ में कहा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरा दिमाग पास्ट में पहुंच गया। मुझे वो भिखारी याद आया जिसके हवाले से शहरियों ने शिकायत की थी कि वो उन्हें हमला करके घायल कर चुका है। क्या ये वही है? मैंने खुद से सवाल किया। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, उसकी मुट्ठी बंद थी। क्या ये वही है? मैंने खुद से सवाल किया। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा, उसकी मुट्ठी बंद थी। क्या इसमें नुकीला पत्थर है जिससे वो मुझ पर वार करने वाला है? डर ने मुझे आ लिया। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैंने खुद को बहादुर साबित करते हुए कहा। मैं देखना चाहती थी कि उसका रिएक्शन क्या होता है। मेरे इस जुमले को सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अब उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो मेरे सामने खड़ा था, किसी दीवार की तरह। मेरा हाथ कोट की जेब में रिवॉल्वर तक गया। शायद मैं रिवॉल्वर उस पर तान ही देती, लेकिन ठीक उसी वक्त हॉर्न सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक पिकअप ट्रक खड़ा था। उसके सवार ने, जिसका चेहरा मैं अंधेरे की वजह से देख नहीं सकी, भिखारी को पुकारा। हाँ, हेलो, इधर। वो संदिग्ध आदमी मुझे इग्नोर करता हुआ ट्रक की तरफ चला गया। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने खुद को समझाया कि मुझे और ज़्यादा हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा करना चाहिए था। और तभी मुझे उस भिखारी और पिकअप ट्रक में एक ताल्लुक नज़र आने लगा। मैं फ़ौरन मुड़ी, लेकिन अब उस सुनसान और अंधेरी सड़क पर मैं एक बार फिर अकेली थी। वहाँ कोई नहीं था। ये आम ख्याल था कि लाशें मिलने का सिलसिला रुक गया है और ग्रीन रिवर किलर ने सियाटल शहर छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1989 के आखिर में पुलिस को एक और लाश मिली, जिसकी पहचान एक पेशेवर औरत हॉली टेन की हैसियत से हुई। ये खबर उसे फेरी ने दी, जो जाए वारदात पर सबसे पहले पहुंचा था। डेविड दोबारा पुरानी फाइलों में खो गया। वो एक एक करके सारी घटनाओं का जायजा ले रहा था। उसने उन सारे लोगों के बयान दोबारा पढ़े जिन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में ग्रीन रिवर किलर होने का शक जाहिर किया था। उस संदिग्ध खत का भी जायजा लिया जो उसे पोस्ट के जरिए मिला था। टेलीफोन कॉल्स के रिकॉर्ड चेक किए, साथ ही उस नोट को भी बारीकी से परखा जो धमकी के तौर पर उसके घर के दरवाजे पर चिपका दिया गया था। वो ऑफिस में बिल्कुल अकेला था, उस पर थकन सवार थी, और तभी अनएक्सपेक्टेड तौर पर, या शायद ख्वाब में, उसने खुद को अपने मरहूम बाप के आसपास पाया, जो उस कारखाने में के गैराज में खड़े थे जहां वो नौकरी करते थे। उनके हाथ में रंग करने वाला ब्रश था। उन्होंने मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़कर डेविड की तरफ देखा। मेरे बेटे। अचानक उसे झटका लगा। वो होश में आ गया और तब उसे घटनाओं में कड़ियाँ जुड़ती नजर आने लगीं। उसे टेट के जुमले याद आए। उसने कहा था, वो तुम्हारी सोच से बिल्कुल अलग है, यही वजह है कि तुम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। उसने गौर किया, एक ट्रक ड्राइवर, ऐसा आदमी जिसका पेशेवर औरतों से पास्ट में भी ताल्लुक रहा हो, जो पहली नज़र में किसी भी एंगल से कातिल नहीं लगता और बड़ी आसानी से लड़कियों का भरोसा हासिल कर लेता है। कौन हो सकता है? डेविड ने उन सारे लोगों का माजी खंगाला, पास्ट खंगाला, जिन्हें ग्रीन रिवर किलर होने के शक में गिरफ्तार किया गया था।
जेब डील्स, हालवे और गैरी रिजवे तीनों ही अलग अलग वक्तों में छोटे बड़े इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार हुए थे और उनका पेशेवर औरतों से ताल्लुक भी साबित था। डेविड ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की, किसकी नज़र कमज़ोर है, किसको कम सुनाई देता है, कौन हादसों का शिकार हो चुका है, किसका पेट ठीक काम कर रहा है, कौन डिसेबल है, किसके जिस्म पर जलने के निशान हैं। और फाइलों के पेज पलटते पलटते अचानक वो ठिठक गया। उसे वो इकलौती खुशनसीब लड़की याद आई जो बरसों पहले उस दरिंदे के चुंगल से बचकर भाग आई थी, जिसने मेसन को बताया था कि उसने ग्रीन रिवर किलर के बाएं बाजू पर नाखून गाड़ दिए थे। उसे याद आया एक बार जब वो फेरी के साथ शक की बुनियाद पर एक आदमी से मिलने गया था, उसने फौरन आस्तीनें नीचे गिरा ली थीं। वो ज़रूर जख्म छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। वो उस आदमी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर झुक गया। अगले ही लम्हे उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साल पहले उसका बायां बाजू तेजाब से जल गया था। डेविड ने कुर्सी से टेक लगा ली। उसकी आंखों के सामने एक छोटे कद, धीमे लहजे में बात करने वाले ऐसे शादीशुदा आदमी की तस्वीर घूम रही थी जो एक अच्छी जगह जॉब करता था और जिसका एक बच्चा भी था। डेविड की डायरी से एक पेज। 19 दिसंबर 1989। मैं कातिल तक पहुंच गया। खुदाया, वो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सका। आखिरकार मैंने उस दरिंदे को खोज निकाला। वो गैरी रिजवे ही है। अपने हिसाब से वो कातिल की तलाश में कामयाब था, लेकिन अमरीकी कानून सबूत मांगते हैं जिनके बगैर किसी शहरी पर हाथ नहीं डाला जा सकता। उसने सिर्फ मेसन को इस बारे में बताया और उसे भरोसे में लेते हुए सबूत इकट्ठा करने में जुट गया। उसने खुफिया तौर पर गैरी रिजवे का पास्ट खंगालना शुरू किया। उसकी पहली वाइफ से भी मुलाकात की। यूं गुत्थी सुलझती गई। गैरी का बचपन बहुत डिफिकल्ट था। उसकी परवरिश उसकी जालिम शराबी माँ ने की, जो उसे खुद पर बोझ समझती थी। उसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से माँ बेटे को गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। जब वो बचपन में कोई गलती करता, उसकी माँ उसे बहुत डांटती। कभी कभार वो उसे सख्त सज़ा भी देती, जिसकी वजह से उसे अपनी माँ से नफरत हो गई। उसे बचपन में खुशी नसीब नहीं हुई। वो एवरेज स्टूडेंट था और कभी स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ला सका। जब वो 16वें बरस का था, उसका पागलपन पहली बार जाहिर हुआ। गैरी की पहली बीवी ने बताया कि गैरी ने एक 6 साल के बच्चे को जंगल में ले जाकर छुरी के वार से जख्मी कर दिया था। ये पहला मौका था जब उसकी जिंदगी में कत्ल करने की शदीद ख्वाहिश का इजहार हुआ। चूँकि इस घटना के बाद उसने इलाका छोड़ दिया था, इस वजह से पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकी। फिर जख्मी होने वाला बच्चा भी उसे नहीं जानता था। ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ अरसे वो नेवी का हिस्सा रहा। अमरीकी फ़ौज के साथ वियतनाम में भी वक्त गुजारा, जहां जुल्म और मौत को बहुत करीब से देखा। फिर उसने अपनी हाई स्कूल की साथी क्लॉडिया बेरोज से शादी कर ली। शुरुआती बरस खुशगवार गुजरे, लेकिन कुछ अरसे ही बाद वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगा, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आ गई और वो दोनों अलग हो गए। वो गैरी के लिए बेहद दर्दनाक लम्हात थे, लेकिन ये वाकया उसे कातिल बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। उसने आम इंसान की हैसियत से मार्किया विंसलो नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। 1975 में उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। गैरी वाशिंगटन के इलाके रेंटन में केनवर्थ ट्रक कंपनी से जुड़ा था, जहाँ उसे अच्छा खासा पैसा मिलता था। वो ट्रक को रंगने में माहिर था और अक्सर अपने पिकअप ट्रक का रंग बदल दिया करता था। अच्छी जॉब और शादीशुदा जिंदगी के बावजूद वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गया। वो पेशावर औरतों के पास बाकायदगी से जाता रहा, जहां वो उनसे अजीब अजीब फरमाइशें करता। दूसरी शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। 1982 में एक पेशावर औरत ने उसके जालिम रवैये की पुलिस में शिकायत कर दी।
उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया और शायद इसी घटना के बाद उसने पेशेवर औरतों को कत्ल करना शुरू किया। शुरुआती शिकारों की लाशों को उसने नदी के हवाले कर दिया। बाद में वो लाशें हाईवे के साथ फैले जंगल में फेंकने लगा। जब पहली बार डेविड जॉर्ज उससे मिला था, गैरी ने खुद को सेफ रखने के लिए अपने बाएं बाजू पर, जो एक औरत के नाखूनों से जख्मी हो गया था, तेजाब डाल लिया। उसी ने 1984 में डेविड के नाम एक टाइप किया हुआ खत भेजा, जिसका मकसद सिर्फ उसे गुमराह करना था। 1985 में उसकी जूडिथ लॉरेंस नामी एक औरत से मुलाकात हुई, जिससे 1988 में उसने शादी कर ली। कुछ नामालूम वजहों की वजह से शादी के बाद वो धीरे धीरे पेशेवर औरतों को कत्ल करने के गंदे काम से दूर होता गया। शायद इसकी इकलौती वजह ये रही हो कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी बीवी भी उसका हर तरह से ख्याल रखती और इसके सारे तकाजे पूरे करती। एक थ्योरी ये भी थी कि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी आदमी ने उसे बता दिया था कि डेविड उसके बेहद नज़दीक पहुंच चुका है। खैर, ये गंदा काम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। वो कुछ दिन बाद 98 तक कत्ल करता रहा। वक्त गुजरता रहा, डेविड की तरक्की हो गई और वो पुलिस चीफ बन गया। अब उसके कांधों पे सिर्फ एक कातिल का पीछा करने का जिम्मा नहीं था, बल्कि उसे पूरे शहर की हिफाजत करनी थी और वो पूरे दिल से अपना काम कर रहा था। लेकिन गैरी रिजवे उसके जहन से उतरा नहीं था। 2001 में उसकी नज़र से एक खबर गुजरी, जिसके मुताबिक ब्रिटेन पुलिस ने बेहद न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए कातिल और कत्ल होने वाले का डीएनए मैच करके उसे अदालत में मुजरिम साबित कर दिया था। ये अपनी तरह के शुरुआती घटनाओं में से एक था और मेडिकल एक्सपर्ट ने डीएनए टेस्ट की मदद से मुलजिम को पकड़े जाने के प्रोसेस को अप्रूव कर दिया था। इस खबर ने डेविड को जोश से भर दिया। वो फौरन मेसन के पास पहुंचा, जो अब सीनियर ऑफिसर के ओहदे पर थी। हमारे पास कैरी का डीएनए है? उसने सवाल किया। हाँ, वो थोड़ी हैरान थी। उसका ख्याल था कि डेविड इस घटना को भूल चुका है और कत्ल होने वाली बाकी लड़कियों का डीएनए भी सेफ है। हम न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से उसे मैच करेंगे। क्या अदालत इसे सबूत के तौर पर कबूल कर लेगी? मेसन ने पूछा। हाँ, इस तरह के कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। पुराने सैंपल निकालो। कत्ल हुई लड़कियों के बॉडी पर कोई खराश, कोई बाल, कोई भी चीज़, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कातिल की निशानी साबित हो। दोनों का डीएनए मिलाकर देखते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। पुराने सैंपल खंगाले। मेडिकल एक्सपर्ट, ख़ास तौर पर डीएनए पर रिसर्च करने वालों से कांटेक्ट किया। न्यू कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किए और आखिरकार 4 लड़कियों के बॉडी से हासिल होने वाले कातिल के डीएनए का नक्शा कैरी के डीएनए से मिल गए। डेविड खुशी से भर गया। उसने मेयर को कांटेक्ट करके सारी डिटेल बताई और मेडिकल एक्सपर्ट की सर्टिफिकेट को सामने रखते हुए उसे राज़ी कर लिया। अदालत ने सारे पहलुओं का जायज़ा लिया और सबूत को काफ़ी करार देते हुए वारंट जारी कर दिए। 30 नवंबर 2001 को डेविड का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। जब गैरी काम ख़त्म करके अपनी ट्रक फैक्ट्री से निकल रहा था, पुलिस ने उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डेविड ने पब्लिक को डिटेल बताई। कॉन्फ्रेंस के बाद रिपोर्टर्स ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए उसे मुबारकबाद दी। कुछ घंटों बाद हर घर में डेविड का जिक्र हो रहा था। लोग उसे हीरो के तौर पर देख रहे थे। तुम कामयाब रहे। मेसन की आंखों में नमी थी। अभी नहीं, बहुत से काम करने बाकी हैं। दूसरी तरफ गैरी रिजवे के वकील को यकीन था कि उसका मौक्किल कातिल नहीं, जिसकी सादा सी वजह थी। मासूम चेहरे वाला गैरी हर कत्ल से इनकार कर रहा था। वकील का ख्याल था कि डीएनए मैचिंग के प्रोसेस को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, जिसे कमज़ोर सबूत करार देकर
उसे बरी कर दिया जाएगा। डेविड को इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने अपनी टीम के साथ उन मुर्दा खानों में खासा वक्त लगाया जहां ग्रीन रिवर किलर की शिकार बनने वाली लड़कियों की परसों पुरानी लाशें रखी गई थीं। मेहनत रंग लाई। 2 लाशों पर उसे गाड़ियों पर करने वाले रंग के धब्बे मिले, जिसे केन रूथ ट्रक फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले रंग से मिलाया गया। ये बात पता चलने के बाद गैरी रिजवे के वकील ने उसे जवाब दे दिया, सच बताओ, क्या तुमने कत्ल नहीं किए? अब उनके पास ठोस सबूत हैं। वो गुस्से से चिल्ला रहा था। मैं गैरी की आवाज़ में कंपन थी। मैं बस मरना नहीं चाहता। रिजल्ट पॉजिटिव रहा। उन दोनों लड़कियों को उसने फैक्ट्री के अहाते ही में, जहां ट्रकों पर रंग किया जाता है, कत्ल किया था। अब सिर्फ एक रास्ता है, वकील ने कहा, तुम कबूल कर लो, पुलिस से कोऑपरेट करो, उन्हें उन लाशों तक ले जाओ जो अब तक नहीं मिल सकीं। हम तुम्हारे कोऑपरेट को बुनियाद बनाकर सजाए मौत से बचाने की कोशिश करते हैं। डेविड ने गैरी की तरफ से पुलिस को कोऑपरेट करने की पेशकश कबूल कर ली। अब वो उस दरिंदे से मुलाकात के लिए जेल जा रहा था। वो अजीब कैफियत थी। उसे एक ऐसे कातिल का सामना करना था जिसने दर्जनों औरतों को बेदर्दी से कत्ल किया, जिसने उसकी नींदें हराम कर दी, जिंदगी को उथल पुथल कर दिया। डेविड जेल के उस कमरे में पहुंचा जहां उसे गैरी से मुलाकात करनी थी। कुछ देर बाद गैरी रिजवे उसके सामने था। उसके पास बहुत से सवाल थे। वो बहुत कुछ पूछना चाहता था। तुम्हें याद है गैरी, तुमने कितनी लड़कियों का कत्ल किया? कुछ कह नहीं सकता। उसने कांधे उचकाए। गिनती याद नहीं। तुम उनका भरोसा कैसे जीतते थे? उन्हें कत्ल कैसे करते थे? मैं डिटेल जानना चाहता हूं। कुछ देर गैरी डरी हुई नजरों से डेविड को घूरता रहा। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं हमेशा सब्र से काम लेता, कभी खुद उन तक नहीं जाता, हमेशा इंतज़ार करता। कभी ट्रक का बोनट खोलकर खड़ा हो जाता, कभी यूं ही घंटों पेशेवर औरतों के इलाके में घूमता था। इंतज़ार करता जब तक वो खुद मुझसे कांटेक्ट न कर लें। मैं उन्हें कभी अपने घर ले जाता, कभी कारखाने, कभी गैराज। रात गुजारने के बाद पीछे से उन पर हमला करता और पूरी ताकत खर्च करते हुए गला घोंट देता। इस काम में तो बहुत ताकत खर्च होती होगी, डेविड ने सवाल किया। ओ हाँ, कभी कभार तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। उनकी लाशों को ठिकाने लगाना भी एक मसला था। उसकी आंखों में दीवानगी की चमक थी। कई बहुत भारी होती। मैं उन्हें कपड़े में या कारपेट में लपेटकर जंगल में या नदी के किनारे फेंक आता। और कई बार तो मैं बाल बाल बचा। एक बार मैं दरिया के करीब लाश को ठिकाने लगा रहा था कि एक बेवकूफ़ मछुआरा वहां आ गया। खुशकिस्मती से वो मेरा चेहरा नहीं देख पाया। उसने हल्का सा कहकहा लगाया और बात जारी रखी। मैंने पुलिस को फटकाने के लिए चालें भी चली। मैंने एक बेकार सा खत लिखा, एक लाश पर मछलियां रख दी ताकि लोग गुमराह हो जाएं, और शायद मैं कामयाब रहा। तुमने अंदाजन कितनी औरतों को कत्ल किया है गैरी? जरा सोच कर बताओ। कुछ कह नहीं सकता, शायद 71। हाँ, इतनी ही। उसने फिर कंधे उचकाए। डेविड ने बड़ी मुश्किल से जब्त किया, कंट्रोल किया, गुस्से को दबाए रखा, बर्दाश्त किया। तो गैरी, उसने लफ्ज़ चबाते हुए कहा, कभी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई, अफसोस नहीं हुआ अपने किए पर? सच कहूँ तो, उसने सोचते हुए कहा, नहीं, कत्ल करना मेरा कैरियर था। माफ़ करना डेविड, मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, कभी नहीं। तुम एक दरिंदे हो, डेविड ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा और खड़ा हो गया। तुम एक पागल इंसान हो। हाँ ऑफिसर, गैरी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं वाकई पागल हूँ। गैरी के बताने पर और लाशें मिल गईं, मगर कुछ मामलात में उसकी याददाश्त ने साथ देने से इनकार कर दिया।
डेविड खुश था कि उसने कत्ल हुई लड़कियों के घर वालों से किया वादा पूरा किया और अब गैरी रिजवे जेल में है। 62 साल का गैरी रिजवे सजाए मौत से तो बच गया, लेकिन इस वक्त वो सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस की तरफ से सबूतों की बुनियाद पर उस पर 49 औरतों के कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि उसने 71 को कत्ल करने का कबूल किया। कुछ लोगों के मुताबिक ये गिनती 90 के करीब है। वो 1982 से 98 तक कत्ल करता रहा। इस वक्त वो वाशिंगटन के सेंट्रल जेल में कैद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।